पहले ये जानते हैं कि प्लांट टिश्यू कल्चर होता क्या है। प्लांट टिश्यू कल्चर एक टेक्निक है जिसमें प्लांट सेल्स को या किसी प्लांट से आइसोलेट किए हुए टिश्यू को आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड न्यूट्रिएंट कल्चर मीडिया में ग्रो करवाया जाता है अंडर स्टेराइल एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल्ड कंडीशंस लाइक अंडर स्पेसिफिक पीएच, स्पेसिफिक टेम्परेचर, स्पेसिफिक लाइट कंडीशंस, स्पेसिफिक ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट एक्सेट्रा। जब ये सेल्स ग्रो करती हैं तो इन सेल्स को अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जैसे कि ऑक्सिन्स एंड साइटोकाइनेंस इन सेल्स की ग्रोथ करवा के इनसे नए प्लांट्स भी रीजनरेट करवाए जा सकते हैं। ये टेक्निक कहलाती है प्लांट टिश्यू कल्चर, यानी कि कल्टीवेशन ऑफ प्लांट सेल्स इन आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड न्यूट्रिएंट कल्चर मीडिया। यहाँ एनिमेशन में आप देख सकते हैं, सपोज एक लीफ है या कोई भी पार्ट हो सकता है प्लांट का, वहाँ से छोटे छोटे पीसेस जिन्हें एक्सप्लांट कहा जाता है आइसोलेट करके उन्हें सॉलिड या लिक्विड कल्चर मीडिया में रखा जाता है। इन न्यूट्रिएंट कल्चर मीडिया से सेल न्यूट्रिशन लेती है और सेल ग्रोथ करती है। ग्रोथ के बाद सेल एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स बनाती है जिसे कैलस कहा जाता है। अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सेल्स का जो मास है इसका कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता है, दैट इज जस्ट अ मास ऑफ सेल, इसे कैलस कहते हैं। बाद में इस कैलस से अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स प्लांट भी रीजनरेट करवाए जा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि प्लांट टिश्यू कल्चर का सिग्निफिकेंस क्या है। प्लांट टिश्यू कल्चर के थ्रू एक स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू से लार्ज क्वांटिटी में प्लांट्स को रेडी या प्रोपगेट किया जा सकता है विथ लेस एक्सपेंस, लेस टाइम एंड मोर इकोनॉमिकली। प्लांट टिश्यू कल्चर से डिजीज फ्री प्लांट्स रेडी कर सकते हैं। इसके लिए प्लांट से उस टिश्यू को आइसोलेट किया जाता है जो डिजीज फ्री या वायरस फ्री हो। फिर उस टिश्यू को कल्चर करके होल प्लांट के फॉर्म में रीजनरेट किया जाता है। कुछ प्लांट्स जो रैपिडली ग्रो नहीं करते हैं उन प्लांट्स को आर्टिफिशियल टिश्यू कल्चर मीडिया में रैपिडली हम ग्रो करवा सकते हैं थ्रू प्लांट टिश्यू कल्चर। आर्टिफिशियल सेल में जेनेटिक इंजीनियरिंग मींस डीएनए मैनिपुलेशन के थ्रू जेनेटिकली इम्प्रूव्ड प्लांट्स जनरेट कर सकते हैं। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के थ्रू भी सेल्स की जो जेनेटिक प्रॉपर्टीज हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं इन प्लांट टिश्यू कल्चर, दैट इज कॉल्ड सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। इन सम केसेस अगर सीड्स अवेलेबल नहीं हैं या इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेशन, इन केसेस में भी हम प्लांट टिश्यू से नए प्लांट्स रेडी कर सकते हैं। मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग के थ्रू सेल्स की सेकेंडरी मेटाबोलाइट सिंथेसिस, उसकी जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को भी बढ़ा सकते हैं ताकि प्लांट सेल से जो हमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मिलते हैं उनको हम कमर्शियल प्रोड्यूस कर सकें। अब हम देखते हैं कि व्हाट मेथडोलॉजी इज इन्वॉल्व्ड इन दिस टेक्निक। प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक के दो सेगमेंट होते हैं। एक पार्ट है प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया एंड द सेकेंड पार्ट इज प्रिपरेशन ऑफ एक्सप्लांट एंड इट्स कल्चर। पहले न्यूट्रिएंट कल्चर मीडिया रेडी किया जाता है। इसके लिए अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के हायर कंसंट्रेशन के स्टॉक सॉल्यूशंस रेडी करते हैं अलग अलग सेपरेटली। फिर एप्रोप्रिएट डाइल्यूशंस में इन सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया जाता है और इनको मिक्स करते हैं एंड पीएच एडजस्ट करते हैं, बिकॉज पीएच बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सेल ग्रोथ के लिए। इस मीडिया को अगर सॉलिडिफाई करवाना है तो हम इसमें एक जेलिंग एजेंट ऐड करते हैं जो कि अगार है। अगार इज यूज्ड एज ए जेलिंग एजेंट। और अगर हमें जो कल्चर मीडिया है उसको सॉलिडिफाई नहीं करना है तो हम उसमें अगार ऐड नहीं करेंगे। इन सबको मिक्स करने के बाद प्रिपेयर्ड मीडिया को ऑटोक्लेव के थ्रू स्टरलाइज करते हैं और इस स्टरलाइज मीडिया को एसेप्टिक कंडीशन में लेमिनार एयर फ्लो बेंच के अंदर ले जाकर कल्चर ट्यूब्स और पेट्री डिश में पोर करते हैं और इसको रख देते हैं सॉलिडिफाई होने के लिए। इसके बाद एक्सप्लांट रेडी करते हैं। इसके लिए जो प्लांट सिलेक्ट किया है उसको कट करके वहां से आइसोलेट करते हैं। फिर एसेप्टिक कंडीशन में यानी लेमिनार एयर फ्लो बेंच के अंदर
उस आइसोलेट प्लांट पार्ट को कुछ केमिकल्स जैसे कि अल्कोहल, मर्क्यूरी क्लोराइड यानी कि एंटीसेप्टिक केमिकल से वॉश करते हैं ताकि उस टिश्यू के ऊपर अगर कोई बैक्टीरियल या फंगल कंटेमिनेशन हो वो रिमूव हो जाए। प्लांट मटेरियल को सरफेस स्टरलाइज किया जाता है, फिर स्टेराइल वाटर से इस टिश्यू को वॉश किया जाता है ताकि जो एंटीसेप्टिक केमिकल उस टिश्यू के ऊपर लगा रह गया है वो भी वॉश आउट हो जाए। स्टेराइल वाटर से वॉश करने के बाद इस आइसोलेटेड टिश्यू यानी कि एक्सप्लांट को कल्चर मीडिया के ऊपर प्लेस कर देते हैं और कल्चर मीडिया से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके जो सेल्स हैं एक्सप्लांट की, ये सेल्स ग्रो करती हैं और कैलस फॉर्म करती हैं। एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद जो कल्चर्ड सेल हैं इनको फ्रेश कल्चर मीडिया में ट्रांसफर किया जाता है ताकि सेल्स की ग्रोथ मेंटेन रहे। Here again, a quick review of various steps of plant tissue culture. Preparation of culture medium and its sterilization, जिसमें various micro and macro nutrients को appropriate quantity में mix करके water में autoclave के थ्रू स्टरलाइज करते हैं और एसेप्टिकली यानी कि लेमिनार एयर फ्लो बेंच के अंदर सॉलिडिफाई करते हैं। सिलेक्टेड प्लांट से टिश्यू आइसोलेट करके एंटीसेप्टिक केमिकल से वॉश करते हैं, फिर स्टेराइल वाटर से वॉश करते हैं ताकि प्लांट टिश्यू से एंटीसेप्टिक केमिकल कंप्लीटली रिमूव हो जाए। इसके बाद एक्सप्लांट को एसेप्टिकली प्लेस करते हैं ऑन सॉलिडिफाइड न्यूट्रिएंट कल्चर मीडियम, फिर इसे सुटेबल एनवायरनमेंट में रखते हैं जहां सेल्स रैपिडली ग्रो कर सकें और कैलस फॉर्म कर सकें या अपनी नंबर को इंक्रीज कर सकें। एसेप्टिकली इन कल्चर्ड सेल को फ्रेश मीडिया में ट्रांसफर करते हैं एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद ताकि सेल्स को फ्रेश न्यूट्रिएंट मिलते रहें और सेल की जो ग्रोथ है वो मेंटेन रह सके। नाउ लेट्स हैव अ लुक on the various components of plant tissue culture media. टिश्यू कल्चर मीडिया में मेनली दो कंपोनेंट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में कुछ मैक्रो एलिमेंट्स होते हैं विच रिक्वायर इन लार्ज क्वांटिटी बाय द कल्चर्ड सेल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर एक्सेट्रा। There are some elements which are required in less quantity. These are called microelements or micronutrients like boron, manganese, zinc, copper, molybdenum, etc. In the form of organic material, sugar and other carbohydrates are used as a carbon source. कुछ विटामिन्स जैसे कि थायमिन, राइबोफ्लोविन, एस्कॉर्बिक एसिड ये भी न्यूट्रिएंट मीडिया में ऐड किए जाते हैं फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट। इनके अलावा ईस्ट एक्सट्रैक्ट, पोटैटो एक्सट्रैक्ट, टोमेटो एक्सट्रैक्ट भी कुछ केसेस में ऐड किए जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमें किस टाइप का कल्चर प्रोड्यूस करना है। अगार इज यूज्ड एज ए सॉलिडिफाइंग एजेंट। अब हम देखते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के वेरियस टाइप्स। प्लांट टिश्यू कल्चर को मेनली डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ मीडिया, और दूसरा बेसिस है इसको डिवाइड करने का कि कौन सा एक्सप्लांट हम प्लांट से ले रहे हैं कल्चर करने के लिए। तो अगर हम देखें कि ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया तो देयर आर टू टाइप्स, सॉलिडिफाइड न्यूट्रिएंट अगर मीडिया जिसमें जो कल्चर मीडिया है उसमें अगार ऐड किया जाता है, अगार इस कल्चर मीडिया को सॉलिडिफाई कर देता है। और दूसरा मीडिया है न्यूट्रिएंट ब्रॉथ जो कि सॉलिडिफाई नहीं होता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। जनरली न्यूट्रिएंट ब्रॉथ या जो नॉन सॉलिडिफाइड कल्चर मीडिया है इसमें जो सेल्स हैं वो सस्पेंडेड फॉर्म में कल्चर की जाती हैं। अनदर बेसिस फॉर दिस प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया के जो टाइप हैं विच इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एक्सप्लांट और द टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू जिन्हें हमको कल्चर करना है, लाइक एपिकल मेरिस्टेम कल्चर, शूट टिप कल्चर, कैलस कल्चर, पॉलन ग्रेन कल्चर, प्रोटोप्लास्ट कल्चर एक्सेट्रा। नाउ विल सी देम वन बाय वन इंडिविजुअली। सबसे पहले कैलस कल्चर। तो किसी आइसोलेटेड प्लांट टिश्यू को कल्चर मीडिया में ग्रो करवाकर अनडिफरेंशिएटेड सेल के मास को प्रोड्यूस करना कैलस कल्चर कहलाता है। मींस
growth of cells produces undifferentiated mass of cells which is called callus. इसकी प्रोसीजर है, सबसे पहले कोई प्लांट पार्ट सिलेक्ट किया, वहाँ से टिश्यू या सेल्स को आइसोलेट किया, आइसोलेटेड टिश्यू को न्यूट्रिएंट कल्चर मीडिया में प्लेस किया। इस तरह जो सेल्स हमने इनिशियली ली थी आइसोलेटेड पेरेन्काइमा सेल्स, वो मैच्योर थी और वो सेल्स नॉन डिवाइडिंग स्टेट में थी। जब उन सेल्स को कल्चर मीडिया में प्लेस किया तो वो जो नॉन डिवाइडिंग सेल हैं उनमें डिवाइड होने की कैपेसिटी जनरेट हो गई। इसे कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ डी डिफरेंशिएशन। इसके बाद सेल्स डिवाइड होना स्टार्ट करेंगी और अनडिफरेंशिएटेड सेल का मास प्रोड्यूस करेंगे जिसे हम कहेंगे कैलस। और जब इस कैलस को ट्रीट किया जाएगा डिफरेंट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स से, तो ये सेल्स कोई डिफाइंड स्ट्रक्चर या प्लांट में कन्वर्ट हो जाएंगी। इसे कहेंगे प्रॉपर्टी ऑफ रीडिफरेंशिएशन। दिस इज प्रोसेस ऑफ कैलस कल्चर। Another type of plant tissue culture is मेरिस्टेम टिप कल्चर। मेरिस्टेम किसी प्लांट का अपर मोस्ट पार्ट होता है, एक्सट्रीम अपर मोस्ट पार्ट, जो कि पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है और इस पार्ट में कोई भी वास्कुलर टिश्यू या प्रोवास्कुलर टिश्यू यानी कि जाइलम या फ्लोएम नहीं होता। ये एकदम लास्ट की टिप वाला पार्ट होता है जो प्लांट्स का ग्रोइंग पार्ट होता है। मेरिस्टेम टिप कल्चर के लिए सिलेक्टेड प्लांट का अपर मोस्ट पार्ट लेते हैं, फिर अंडर माइक्रोस्कोप इस टिप में से पेरेन्काइमेटस सेल कट कर लेते हैं या आइसोलेट लेते हैं जिसमें कोई भी वास्कुलर टिश्यू ना हो। फिर इसके अराउंड 1 मिलीमीटर साइज के पीसेस करके एसेप्टिकली कल्चर मीडिया के कांटेक्ट में रखते हैं एंड अलाउ दीज सेल्स टू प्रोलिफरेट एंड प्रोड्यूस कैलस। This is meristem tip culture. Another type is shoot tip culture. जैसा अभी हमने देखा कि जो मेरिस्टेम टिप कल्चर था, उस मेरिस्टेम टिप कल्चर में एक्सट्रीम अपर मोस्ट पार्ट की पेरेन्काइमेटस सेल को आइसोलेट करके कल्चर करवाया था। बट शूट टिप कल्चर में जो प्लांट एपेक्स यानी शूट का जो अपर मोस्ट पार्ट है उसको आइसोलेट करते हैं, बट इस टिप में मेरिस्टेम टिश्यू तो रहेगा ही, प्लस मेरिस्टेम टिश्यू के साथ साथ 1 या 2 या 3 यंग लीफ प्राइमोडिया यानी कि बिल्कुल टाइनी लीफ ये भी इंक्लूड रहती हैं। इसे हम कहते हैं शूट टिप। इस टिप को प्लांट से आइसोलेट करके कल्चर मीडिया में ग्रो करवाने की जो टेक्निक है वो कहलाती है शूट टिप कल्चर। Next one is protoplast culture. Cell without cell wall is called protoplasm. Protoplast culture का main significance होता है genetic material transfer और you can say the somatic hybridization. Actually ये टेक्निक है दो सेल्स के प्रोटोप्लाज्म को मिक्स करके न्यू सेल फॉर्मेशन और फिर इस न्यूली डेवलप्ड सेल को कल्चर करके ग्रो करवाया जाता है। तो सेल वॉल को मैकेनिकली या एंजाइमेटिकली ब्रेक कर सकते हैं ताकि उसके प्रोटोप्लाज्म मिक्स हो सकें। एंजाइमेटिक मेथड को प्रेफर किया जाता है बिकॉज मैकेनिकल मेथड लो यील्डिंग होता है और लेस इफेक्टिव होता है। एंजाइमेटिक मेथड में सेल्स को हायर ऑस्मोटिक प्रेशर वाले मैनिटॉल या सॉर्बिटॉल या सुक्रोज के सॉल्यूशन में रखते हैं ताकि सेल बस्ट ना हो और प्रोटोप्लाज्म इजीली आइसोलेट किया जा सके। एंजाइमेटिक मेथड में सेल्यूलेज एंड पेक्टिनेज ये दो एंजाइम हैं। इन एंजाइम का यूज करते हैं, दे बोथ डिसॉल्व और डाइजेस्ट द सेल वॉल। एक बार प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट हो जाता है तो फ्यूज होकर नई सेल्स फॉर्म करता है और नई सेल्स फॉर्म होने के बाद अपने चारों तरफ नई सेल वॉल बनाती हैं और सेल वॉल बनने के बाद ही सेल डिवीजन स्टार्ट होता है। सेल डिवाइड होकर कैलस बनाती हैं एंड फर्दर वी कैन जनरेट न्यू प्लांटलेट्स। प्रोटोप्लास्ट कल्चर में सॉलिडिफाइड मीडिया प्रेफर करते हैं बिकॉज अगार या अग्रोज सेल वॉल फॉर्मेशन को सपोर्ट करता है। यूजुअली जो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं वो किया जाता है बिटवीन 25 to 30 डिग्री सेल्सियस अंडर लो बट कंटिन्यूअस लाइट।
यहाँ इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं पूरी प्रोसेस। सेल्स को आइसोलेट किया, फिर उन्हें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला। इससे जो सेल्स का जो वाटर है वो जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है उसमें रिलीज हो जाएगा और सेल मेम्ब्रेन श्रिंक हो जाएगी। इसकी वजह से जो सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल से अटैच थी वो सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल से डिसोशिएट हो जाएगी और सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक गैप क्रिएट हो जाएगा। फिर इन सेल्स को एंजाइम के सॉल्यूशन में प्लेस करते हैं। एंजाइम के एक्शन से सेल वॉल डिसॉल्व हो जाती है। फिर सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू जो सेल्स ब्रेक हुई हैं उनको सेंट्रीफ्यूज करते हैं ताकि जो सेल वॉल का डिब्रीज है और जो प्रोटोप्लाज्म है वो दोनों सेपरेट हो जाएं। सेपरेटेड प्रोटोप्लाज्म को कल्चर मीडिया में प्लेस करते हैं। प्रोटोप्लाज्म मिक्स होता है स्पॉन्टेनियसली क्योंकि लिक्विड स्टेट में होता है। ये प्रोटोप्लास्ट अपने चारों तरफ नई सेल वॉल की सिंथेसिस करता है। सेल वॉल सिंथेसिस के बाद सेल डिवाइड होना स्टार्ट करती है। सेल डिवाइडेशन लीड्स टू कैलस फॉर्मेशन एंड अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स वी कैन रीजनरेट न्यू प्लांटलेट्स। अनदर टाइप इज एंथर कल्चर। अनओपन्ड फ्लावर बड से डेवलपिंग एंथर्स को आइसोलेट किया जाता है एंड फिर उनको एसेप्टिकली न्यूट्रिएंट कल्चर मीडिया में प्लेस किया जाता है। देयर दीज एंथर्स कैन ग्रो एंड फॉर्म कैलस। जो सेल्स एंथर कल्चर के थ्रू फॉर्म होती हैं वो हैप्लॉइड होती हैं एंड दे जनरेट हैप्लॉइड प्लांट्स। नाउ पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर कल्चर। इस टेक्निक में भी एंथर्स को ब्रेक किया जाता है और उन एंथर्स के अंदर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उन पोलन ग्रेन्स को आइसोलेट कर लेते हैं। फिर इन यूनी न्यूक्लिएट पोलन ग्रेन्स को कल्चर मीडिया में प्लेस करते हैं। देयर दे कैन प्रोड्यूस हैप्लॉइड सेल्स बिकॉज फर्टिलाइजेशन के बिना क्रोमोसोम हैप्लॉइड स्टेट में ही रहेंगे और ड्यू टू दिस जो प्लांटलेट डेवलप होंगे वो भी हैप्लॉइड ही रहेंगे। मेल एंड फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन के बिना डिप्लॉइड सेल बनती नहीं है, बट यहाँ पर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है इसलिए सेल्स हैप्लॉइड ही रहेंगी। Now we'll see some potential applications of plant tissue culture. A large number of plants can produce through plant tissue culture, like a technique of micropropagation. From a small plant tissue, we can generate a large quantity of plants. That is called micropropagation. Genetically improved plants can produce by somatic hybridization like protoplast fusion and protoplast culture method. Viral-free and disease-free plants can generate through meristem tip culture and shoot tip culture method. Plant tissue culture used for development of hybrid plants. We can propagate endangered plants and plants जिनमें पॉलिनेशन नहीं होता है या जिनकी जो ग्रोथ है वो रिटार्डेड है या ग्रोथ बहुत ही स्लो है, उन प्लांट्स को भी हम प्लांट टिश्यू कल्चर के थ्रू इजीली प्रोपगेट कर सकते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट और थेरापेटिक एंड कमर्शियल वैल्यू के जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं, दीज कैन बी प्रोड्यूस बाय कल्चरिंग द सेल्स इन आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया. So these are some important features and applications of plant tissue culture. Hope this video will help you to understand the basics of plant tissue